चलिए अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं अपन ना। लास्ट वाले सेक्शन में काफी इलॉबरेटेड वे में हमने किसकी थियरी कवर कर ली है, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस की थियरी कवर कर ली है ना। क्या थे फ्रेडल क्राफ्ट? अल्काइलेशन एंड फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, अब उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस अपन देख रहे हैं। तो जैसे क्वेश्चंस हमको दिए, अभी तो हम जैसे चैप्टर ही अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो नेचुरली हमारा डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग वही होता है ना। बट कौन सी चीज़ हमको ध्यान में रखनी है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस क्या होती हैं? दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमको जब भी जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा बेंजीन से रिलेटेड, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमको कौन सी चीज़ें सोचनी होती है कि यहाँ पर है ना, इन वन वे और द अदर क्या ही हो रहा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही हो रहा होगा। समझ आ गई बात ये है ना। तो अब जैसे ये क्वेश्चंस हैं, इनमें हमको कुछ नई चीज़ें दिख रही हैं है ना, जो रिएक्शंस हमने वैसे पढ़ी हुई नहीं है, बट क्या हो जाएगा एकदम बेसिक से यदि हम अप्लाई करेंगे तो हमको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो कौन सी चीज़ है? जैसे बेंजीन पर यहाँ क्या दिया है हमको, दिस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl विद एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो कौन सी चीज़ होगी? तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये जो रिएजेंट्स हमको दिए इनसे किसी तरीके से हमको क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना है, क्योंकि बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस क्या हैं? दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझा गई बात ये? तो क्वेश्चन नंबर 1 and 2 दोनों में व्हाट इज कॉमन? HCl विद एनहाइड्रस AlCl3, ये दोनों क्वेश्चंस में कॉमन है। ठीक है, तो अब इसको अपन देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये HCl है और AlCl3, इनकी दोनों के रिएक्शन से फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? इधर H पॉजिटिव, साथ में इट इज व्हाट दैट AlCl4 नेगेटिव। क्या होगा? तो हम बोलेंगे HCl और AlCl3, इनसे फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? H पॉजिटिव का और AlCl4 नेगेटिव का। ठीक है, अभी जो H पॉजिटिव है, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर पता ही अपने को क्या होता है, इट इज C पर नेगेटिव और O के ऊपर क्या होता है, इट इज पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर हम क्या डालेंगे? इधर H पॉजिटिव डालते हैं। ठीक है, H पॉजिटिव जब डालेंगे यहाँ, तो कौन सी चीज हो जाएगी? तो हम बोलेंगे C नेगेटिव पर जाकर वो जुड़ जाता है और ऑक्सीजन पर क्या छूट जाएगा? दैट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा? ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा इन फेवर ऑफ ऑक्सीजन। इससे कौन सी वाली चीज हो जाएगी? हम बोलेंगे इससे यहाँ पर क्या आ जाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और अब यही क्या बन जाएगा? रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। इसको हम बोलेंगे क्या? दिस इज दैट फॉर्माइलियम आयन। जैसे असाइलियम होता है, ये क्या कहलाएगा? दैट इज फॉर्माइलियम आयन, और यही क्या रहेगा? इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, तो बस अभी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, बेंजीन पर जाकर क्या करवा देगा? ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा देता है। समझा गई बात ये? बेंजीन पर जाकर इसने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाया और इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से क्या हो जाएगा? यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है किसका? दैट इज ऑफ दिस बेंजल्डिहाइड। समझ आ गई बात ये? तो ये रिएक्शन जो होती है ये क्या है? इनडायरेक्टली फ्रेडल क्राफ्ट फॉर्मेलिशन है, क्योंकि फ्रेडल क्राफ्ट फॉर्मेलिशन हम डायरेक्टली नहीं करवा सकते हैं, है ना। फ्रेडल क्राफ्ट फॉर्मेलिशन की डायरेक्टली ना होने की वजह से क्या होती है? तो हम बोलेंगे ये जो होता है फॉर्माइल क्लोराइड, दिस इज नॉन एग्जिस्टिंग। समझ आई बात ये? फॉर्माइल क्लोराइड क्या होता है? नॉन एग्जिस्टिंग होता है। इस वजह से क्या पॉसिबल नहीं है? फ्रेडल क्राफ्ट फॉर्मेलिशन करवाना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होता। आया समझ में सारा ही? तो ये रिएक्शन जो होती है ये क्या होती है? दिस इज कॉल्ड दैट गटरमन-कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। ये रिएक्शन जो होती है दिस इज कॉल्ड व्हाट? दैट गटरमन-कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस बोलते हैं इसको। दिस रिएक्शन इज specifically known as what? Gutterman-Koch aldehyde synthesis, and
इन अ वे रिएक्शन क्या है, इनडायरेक्ट फ्रीडल क्राफ्ट फॉर्मुलेशन है। आगे समझ में है? तो ध्यान रखना है इसमें हमको कौन सी वाली चीज करवाई इसमें हमने, तो हमने बोला यहाँ पर हमने HCl और एनहाइड्रस AlCl3 इनसे फॉर्मेशन करवा लिया किसका, दैट इज ऑफ H पॉजिटिव एंड AlCl4 नेगेटिव का। उसके बाद फिर कौन सी चीज हुई, तो हमने बोला अब इसमें आगे हुआ H पॉजिटिव से किसका, C ट्रिपल बॉन्ड O जो है, C ट्रिपल बॉन्ड O का करवा लिया हमने, दैट इज प्रोटोनेशन। इसके प्रोटोनेशन से क्या बन गया, फॉर्मेलियम आयन, जो क्या होता है रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोफाइल होता है। समझ आ गई बात, ये रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोफाइल है, तो बस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवा के हमने उसका बेंजीन पर अटैक करवा लिया, है ना। क्या बोला, रिएक्शन इज नथिंग बट व्हाट, इनडायरेक्ट फ्रीडल क्राफ्ट फॉर्मुलेशन, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट फॉर्मुलेशन डायरेक्टली नहीं हो सकता था। आगे पूरी बात समझ में है? तो वैसे फॉर्मेलिन आयन ने यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा लिया। क्लियर है, अच्छे से समझ आगे सारे। अब सेकंड वाली रिएक्शन जो है ये भी इसी टाइप से रहेगी, है ना, लिख लिया होगा आपने अच्छे से, इसी में चेंज करूंगा आगे ना मैं। कौन सी चीज होगी यहाँ, तो हम बोलेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए भी हमने क्या बोला था कि क्या हो चुका है यहाँ पर, तो हमने बोला सेकंड वाले क्वेश्चन में भी HCl AlCl3 दिया हुआ है हमको, तो HCl और AlCl3 से तो हमको क्या करना था, वही करना है, दैट इज H पॉजिटिव एंड AlCl4 नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो H पॉजिटिव है इस बार इसको हम कहाँ भिजवाने वाले हैं, तो हम बोलेंगे जाएगा इस बार नाइट्रोजन के लोन पेयर पर। फिर से हमको इलेक्ट्रोफाइल ही जनरेट करवाना है, आया कहाँ पर है, नाइट्रोजन के लोन पेयर पर। क्या हुआ, ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड टूटा इन फेवर ऑफ नाइट्रोजन, इधर कार्बन पर क्या छूट गया, दैट पॉजिटिव चार्ज। समझा गई बात, ये इधर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये क्या बन गया, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल फॉर द रिएक्शन, ये क्या कर देगा, बेंजीन पर अटैक कर देता है। समझा गई बात, ये कौन सी चीज हो जाएगी, सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ यहाँ भी, तो इधर क्या बन गया, तो हमने बोला यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया इसका बेंजीन पर व्हाट, दैट CH डबल बॉन्ड NH, P बन जाएगा, दैट इज कंपाउंड A। अब क्वेश्चन में तो क्या होता है, रिएक्शन जो आगे अपन ने B लिखा है ये बिना H3O पॉजिटिव डाले वो वाला प्रोडक्ट डायरेक्टली दे देते हैं, तो हमको ध्यान रखना है ये भी एक नेम रिएक्शन ही होती है। ठीक है, अब क्या होगा, तो इसमें भी आपको मैकेनिज्म तो मैं बता रहा हूँ, बट एक चीज आप ध्यान रख लेना, C डबल बॉन्ड N जो होता है इसके हाइड्रोलिसिस से हमेशा क्या बनता है, C डबल बॉन्ड O बनता है। दिस इज अ स्टेटमेंट टू राइट, नहीं काफी सारी जगह क्वेश्चन में हमको काम में आता है। मैकेनिज्म इसका काफी सिंपल है, अभी हम देख लेंगे वो, है ना, बट आप उसके पहले ही लिख लो कि C डबल बॉन्ड N ऑन हाइड्रोलिसिस ऑलवेज फॉर्म्स व्हाट, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो इससे फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, यहाँ तो बोलेंगे C डबल बॉन्ड N के हाइड्रोलिसिस से C डबल बॉन्ड O बना, तो यहाँ पर फिर से क्या बन गया, दैट बेंजल्डिहाइड। ठीक है, और ये रिएक्शन जो होती है ये क्या कहलाती है, गटरमन्स अल्डिहाइड सिंथेसिस। कार्बन मोनोऑक्साइड था, दैट वाज गटरमन कोच, ना को फॉर कोच, उससे याद रह जाएगा डिस्टिंक्शन। और HCN वाली रिएक्शन जो होती है ये क्या हो जाएगी, हम बोलेंगे ये होती है गटरमन्स अल्डिहाइड सिंथेसिस। समझ आ गई बात, ये स्टेटमेंट लिखी है अपन ने, C डबल बॉन्ड N के हाइड्रोलिसिस से हमेशा क्या बनता है, C डबल बॉन्ड O बनता है। समझ आ गया, यहीं पर थोड़ा सा चेंज और कर दे रहा हूं मैं, ये क्लियर है क्वेश्चन के लिए ही। ये जो H है इसको हटा के भी आप R कर दोगे तो सब कुछ ऐसा ही चलेगा, यहाँ H की जगह क्या आ जाएगा, बस R आ जाता है, और ये एक अलग नेम रिएक्शन होता है, ये कहलाता है हॉगन-हॉस्ट रिएक्शन। ये रिएक्शन जो होती है क्या कहलाएगी, दिस इज हॉगन-हॉस्ट रिएक्शन, है ना। तो HCl की जगह R लेने पर ये क्या हो जाएगा, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। समझ आ गई बात, ये
and specifically the reaction is known as what, that Hagen-Horst reaction. समझ आ गया? तो सी डबल बॉन्ड इनके हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म भी समझा था ना, सारे क्वेश्चन एक बार अपन डिस्कस कर लें। स्टेटमेंट क्या लिखा था अपन ने, सी डबल बॉन्ड इनके हाइड्रोलिसिस से हमेशा क्या बनता है, सी डबल बॉन्ड ओ बनता है। क्लियर हो गया सारे ही? अब इसके बाद फिर थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, इसमें कौन सी चीज देखेंगे हम, तो बोलेंगे यहाँ पर इन्होंने HCl के साथ इस बार एनहाइड्रस AlCl3 की जगह पर क्या कर दिया, लेविस एसिड चेंज कर दिया। ठीक है, तो जो चेंज लेविस एसिड होगा ये भी काम तो वही करेगा, HCl की रिएक्शन किससे हो जाएगी, दैट इज विद एनहाइड्रस ZnCl2। HCl का एनहाइड्रस ZnCl2 से जो रिएक्शन होता है, इससे फॉर्मेशन हो जाता है किसका, दैट इज ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, इससे फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, H पॉजिटिव का। ठीक है, अब ये जो H पॉजिटिव है फिर से क्या दिया हुआ है अपने को यहाँ पर, इट इज दिस फॉर्मल्डिहाइड। क्या करेगा, ये फॉर्मल्डिहाइड को प्रोटोनेट कर देता है। इसके प्रोटोनेशन से क्या बन जाएगा, यहाँ हम बोलेंगे कार्बोकेटाइन बना, विच इज व्हाट, दैट इलेक्ट्रोफाइल फॉर द रिएक्शन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक करेगा, यहाँ पर जो ए कंपाउंड बनेगा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से सिंपली कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे सिंपली यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है कि इसका दैट इज ऑफ दिस CH2OH। यहाँ पर बेंजीन पर सिंपली कौन सी चीज आ जाएगी, दिस इलेक्ट्रोफाइल आया और ये बन गया क्या, दैट बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर? अब कौन सी चीज होती है, रिएक्शन कंडीशंस में क्या अवेलेबल है अपने पास, H पॉजिटिव अवेलेबल है। H पॉजिटिव क्या करेगा, OH को फिर से प्रोटोनेट करेगा, H2 निकलकर यहाँ पर क्या बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा, बेंजाइल कार्बोकेटाइन, जो कैसा होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। और उसके ऊपर यहाँ पे समझने के लिए लिख दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन में हालांकि कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, वो ध्यान रखना है आपको अच्छे से। क्या हो जाएगा, रिएक्शन कंडीशंस में अपने आप ही ये प्रोडक्ट इसमें चेंज हो जाता है फाइनल प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये H पॉजिटिव से इसका प्रोटोनेशन होगा और उसके बाद फिर ये ZnCl3 नेगेटिव जो था, ठीक है ना, ये क्या करेगा, Cl नेगेटिव यहाँ ट्रांसफर कर देता है। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ZnCl3 नेगेटिव यहाँ से Cl को ट्रांसफर कर देगा। तो पहले क्या बना था, बेंजाइल अल्कोहल, H पॉजिटिव ने उसको प्रोटोनेट करके वाटर निकाला, बेंजाइल कैटायन बना, उस पर ZnCl3 नेगेटिव से Cl नेगेटिव ट्रांसफर होकर क्या बन गया, यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड। समझ आ गई बात? ये रिएक्शन जो होता है ये कहलाता है ब्लैंक क्लोरोमिथाइलेशन। ये रिएक्शन जो होती है ये क्या कहलाएगी, तो हम बोलेंगे दिस इज ब्लैंक क्लोरोमिथाइलेशन। आगे समझ में? तो ये तीनों रिएक्शंस जो हैं ये सब फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन से रिलेटेड ही हैं। इनमें इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हमको बस अलग टाइप से करवाना था। आया समझ में सारा ही? तो सिंपली फिर कौन सी चीज है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या देखना है हमको, तो सिंपल हमको लग रहा है कि फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन है। क्या किया अपन ने यहाँ पर, ही असाइलेशन वाला रिएजेंट लिया है, एनहाइड्रस AlCl3 Cl नेगेटिव निकाल कर क्या करेगा, यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 से Cl नेगेटिव निकल कर क्या होने वाला है, यहाँ हम बोलेंगे असाइलियम आयन बनेगा। बट अब इसमें एक चीज जो अपन ने पढ़ी हुई है GOC में, वो कौन सी, तो हम बोलेंगे असाइलियम आयन जो बना है यहाँ, इस असाइलियम आयन में यदि कौन सी चीज होती है, असाइलियम आयन का R 3 डिग्री होता है, तो क्या हो जाता है यहाँ पर, हम बोलते हैं इट इज फ्रेगमेंटेशन। नॉर्मली तो क्या होता है, असाइलियम आयन में फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, बट असाइलियम आयन का R यदि 3 डिग्री हो तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ फ्रेगमेंटेशन हो जाता है।
तो इस फ्रेगमेंटेशन की वजह से, इस फ्रेगमेंटेशन की वजह से कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन की वजह से ये जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल बनकर अब कहाँ अटैक कर देगा, दैट इज एट बेंजीन। समझ आ गई बात ये। तो यहाँ स्पेशलिटी क्या हो गई, हम बोल रहे थे कि यहाँ पर हम करवाना चाहते थे फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, और हो गया यहाँ पर क्या, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, तो हम बोलेंगे असाइलम आयन का आरईडी क्या होता है, 3 डिग्री होता है, या स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सके 3 डिग्री से ज्यादा, तो ऐसे वाले असाइलम आयन में क्या हो जाता है, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। तो इस फ्रेगमेंटेशन की वजह से ये असाइलम आयन बदला किसमें, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में, और ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या करवा रहे हैं यहाँ पर फिर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ आ गई बातें। तो हम यहाँ करवाने जा रहे थे फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, पर हो गया क्या, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। समझ आ गया। फिर कौन सी चीज हम बोलेंगे नेक्स्ट वाली, फिर से सेम क्वेश्चन है, बेंजीन की जगह क्या लिया हमने, दैट इज OMe, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एनिसोल, है ना। अब OMe वाली बेंजीन क्या होती है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होती है, ठीक है। तो इसके स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन की वजह से क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे बेंजीन की रिएक्टिविटी काफी ज्यादा थी, तो अब ये जो असाइलम आयन बनता है, नहीं असाइलम आयन फ्रेगमेंट होता, इसके पहले क्या हो जाएगा, इस बेंजीन की ज्यादा रिएक्टिविटी की वजह से ये फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन ही हो जाता है। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रैक्टिस बुक्स में क्वेश्चंस में इसका आंसर भी यही दिया हुआ है कि एनिसोल के ऊपर रिएक्शन करवाएंगे तो भी नहीं बनेगा, बट एक्चुअली वो गलत आंसर है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं यहाँ पर, हमने बोला असाइलम आयन भी क्या होता है, ये वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, तो फ्रेगमेंटेशन होता तो है, बट क्या होगा, बहुत रैपिड नहीं होता है, ठीक है। तो हमने क्या बोला था कि बेंजीन की रिएक्टिविटी तो ज्यादा नहीं थी, तो बेंजीन ने तो क्या किया, इसको फ्रेगमेंट होने के लिए टाइम दे दिया, ठीक है। लेकिन एनिसोल की रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होने की वजह से क्या नहीं होता, तो हम बोलेंगे यहाँ पर वो असाइलम आयन को फ्रेगमेंटेशन नहीं करने देता, उसके पहले उससे डायरेक्टली रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सोच समझ के लिखना है, सिंपल है, बट ध्यान रखना है कि बेंजीन पर इसके थ्रू असाइलेशन के बजाय अल्काइलेशन हो गया, और एनिसोल पर यही रिएक्शन क्या हो गई, एज एक्सपेक्टेड असाइलेशन ही हो गई, है ना। रीजन समझ में आ गया, ह्यूज डिफरेंस इन द रिएक्टिविटी, क्लियर है अच्छे से। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है 6th वाला, ये क्या है, दिस इज ऑर्थोजाइलिन एंड दिस इज मेटाजाइलिन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ज्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा और क्यों रहेगा, ये अगला क्वेश्चन है ना। ऑर्थोजाइलिन और मेटाजाइलिन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए कौन ज्यादा रिएक्टिव रहेगा और क्यों रहेगा, अब ये हमको समझना है, विच इज मोर रिएक्टिव एंड व्हाई। इसमें कौन सी चीज अपन बोलेंगे, अब हम क्या बोलते हैं कि इसका रिएक्टिविटी का तो सिंपल फंडामेंटल है अपना, इन दैट फंडामेंटल इज व्हाट, कि जिस रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, वो रिएक्शन क्या होगी, उतनी ज्यादा फास्ट होती है। तो बस वही करके देख लेंगे हम यहाँ पर, है ना, दोनों जगहों पर क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे, और जो इंटरमीडिएट बनेगा उस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को हम कंपेयर कर लेंगे। समझ आ गई बात ये। तो कौन सी चीज है, जैसे ये मेटाजाइलिन है, इसके केस में क्या करवाया हमने, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया। अब इलेक्ट्रोफाइल ने जब अटैक किया तो क्या बना यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज, जो घूम कर आएगा यहाँ, फिर घूम कर आएगा यहाँ, रेजोनेंस तो आते ही अपने को करते, तो हम बोलेंगे कि इसका इंटरमीडिएट जो बना था, इस इंटरमीडिएट में पॉजिटिव चार्ज अपने डीलोकलाइजेशन के समय पर 2 बार उन एटम्स पर जा रहा है जिन पर मिथाइल ग्रुप लगे, विच आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, और जो क्या करेंगे, कैटायन को स्टेबल बनवाते हैं, ठीक है। यहाँ जनरेट हुआ पॉजिटिव चार्ज, क्या बोला अपन ने, डीलोकलाइज होकर 2 बार उन एटम्स पर पहुंच रहा है जिन पर कौन सी वाली चीज थी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ था।
अब यही किया अपन ने किसके लिए, दैट इज फॉर दिस ऑर्थोजाइलीन। इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ अटैक किया, पॉजिटिव चार्ज कहाँ, उस कार्बन पर जिस पर मिथाइल लगा। अब रेजोनेंस करके ये यहाँ पहुंचेगा, फिर पहुंचेगा यहाँ, मतलब इसके इंटरमीडिएट में पॉजिटिव चार्ज अपने डीलोकलाइजेशन के समय पर एक बार ही कहाँ पहुंच पा रहा है, उस कार्बन पर जिस पर मिथाइल लगा है। जबकि यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज दो बार उन कार्बन पर पहुंच रहा था जहां पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था। आई बात समझ में? तो इस वजह से कौन सी वाली चीज हो गई, तो हम बोलेंगे इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल के कहाँ पर, मेटाजाइलिन पर अटैक पर बनने वाला इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है। इस वजह से क्या हो जाएगा, मेटाजाइलिन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। समझा गई बात? क्या हो जाएगा, इट इज मेटाजाइलिन इज मोर रिएक्टिव देन ऑर्थो और पैराजाइलिन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से बनने वाला इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है बजाय किसके, ऑर्थो या पैराजाइलिन पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से बनने वाले इंटरमीडिएट से। क्लियर? अच्छे से इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके किसी भी पूछा जा सकता था कि ऑर्थोजाइलिन और मेटाजाइलिन में ज्यादा बेसिक कौन है। तो बेसिसिटी कैसे देखते हैं अपन, इसी क्वेश्चन को अल्टर करके भी लिख लो ना कि ऑर्थो और मेटाजाइलिन में ज्यादा बेसिक कौन है। तो हम क्या बोलते हैं कि बेसिसिटी कैसे देखते हैं अपन, कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी से। ध्यान है, बेसिसिटी देखने का तरीका क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी। ठीक है, तो कौन सी वाली चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई पॉजिटिव की जगह आप H पॉजिटिव कर लो तो क्या बन जाएंगे, इनके कॉन्जुगेट एसिड्स बन जाएंगे। आ रहे ना समझ में? तो इनके कॉन्जुगेट एसिड्स जो होते हैं वो भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा स्टेबल होते हैं। समझा गई बात? मेटाजाइलिन का कॉन्जुगेट एसिड क्या रहेगा, मोर स्टेबल देन ऑर्थो या पैराजाइलिन का कॉन्जुगेट एसिड। इस वजह से मेटाजाइलिन क्या हो जाएगा, ज्यादा बेसिक, है ना। रीजन एक्सप्लेनेशन सेम है, बस ई पॉजिटिव की जगह हमको H पॉजिटिव बोलना है और इधर इसको रिएक्शन इंटरमीडिएट की जगह क्या बोलना है, कॉन्जुगेट एसिड बोलना है। आगे समझ में सारा ही? अब इसके बाद फिर ये 7th वाला क्वेश्चन जो रीजनिंग वाला क्वेश्चन है कि NO2 ये नाइट्रोबेंजीन जो होती है, इसको फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में एज अ सॉल्वेंट हम ले सकते हैं। तो वजह क्या रहेगी, तो हम बोलेंगे सॉल्वेंट जो इसका पहला कैरेक्टर क्या होता है, तो हम बोलेंगे सॉल्वेंट्स वो होते हैं जो मीडियम ऑफर करते हैं रिएक्शन करने के लिए बट खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, तो नाइट्रोबेंजीन में क्या है, बेंजीन स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड है, तो ऐसी बेंजीन पर क्या नहीं होता है, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है ना। ध्यान बराबरी। तो कौन सी चीज बोली हमने कि सॉल्वेंट होने का पहला कैरेक्टर ये सेटिस्फाई कर रहा है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में, ये फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए इनर्ट होता है। आगे समझ में, दिस इज इनर्ट टुवर्ड्स फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्लियर है? दूसरी चीज जो अपन बोलते हैं इसमें कौन सी, तो हम बोलेंगे जो कैटलिस्ट होता है एनहाइड्रस AlCl3, वो नाइट्रोबेंजीन में काफी ज्यादा अच्छे से सोल्यूबल होता है। इस वजह से क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे रिएक्शन मिक्सचर को काफी अच्छे से होमोजेनाइज भी कर देता है। समझ आ गई बात? ये एरोमेटिक कंपाउंड्स तो क्या हो जाएंगे, लाइक डिसॉल्व, लाइक वाले फंडामेंटल्स है इसमें सोल्यूबल होते हैं। एनहाइड्रस AlCl3 भी क्या होता है, इसमें काफी अच्छे से सोल्यूबल हो जाता है। आया समझ में? तो इस वजह से क्या होगा, हम बोलेंगे रिएक्शन मिक्सचर को होमोजेनाइज बन के रिएक्शन काफी अच्छे से करवा सकेगा, है ना। तो दो रीजन है इसके, एक तो क्या हो जाएगा, ये एनहाइड्रस AlCl3 को भी अपने अंदर डिसॉल्व करके रिएक्शन मिक्सचर को होमोजेनाइज कर देता है, और दूसरा कौन सा, ये फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए इनर्ट होता है। इस वजह से फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में एज अ सॉल्वेंट यूज किया जा सकता है। क्लियर है? लास्ट वाले क्वेश्चन में तो प्रोडक्ट प्रेडिक्शन बोलना है हमसे, तो अब यहाँ पे क्या है, बेंजीन पर एक एक्टिवेटेड ग्रुप लगा है, डीएक्टिवेटेड लगा है। ठीक है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि आप फ्रेडल क्राफ्ट करें कि नहीं करें। तो हम क्या बोलते हैं ऐसे केस में कि जब एक एक्टिवेटेड और एक डीएक्टिवेटेड है ना, ग्रुप डीएक्टिवेटिंग, तो इन केसेस में क्या होता है, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ओरिएंटेशन जो होगा वो कौन गवर्न करेगा, तो हम बोलते हैं जो फर्स्ट सीरीज में आता है वो, तो ओरिएंटेशन इज गवर्न्ड बाय CH3, तो उसकी ऑर्थो पर क्या आ जाएगा, दूसरा CH3, एंड फॉर्चुनेटली वही क्या है, CHO की मेटा पोजीशन भी है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स करेंगे क्या करने के लिए, मिथाइल ग्रुप को वहीं लाने के लिए,
So this is an important point to note. If benzene it contains what? One activating and one deactivating group on it, then Friedel-Crafts reactions will be observed over such type of benzene. समझ आ गई बात? ये बेंजीन पर एक एक्टिवेटिंग और एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप यदि लगा होगा तो इसी वाली बेंजीन्स पर क्या हो जाता है? तो हम बोलेंगे इसी वाली बेंजीन्स पर फिर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन हो जाती है। समझ आ गई बात? ये तो ये सारे क्वेश्चंस थे इनसे रिलेटेड। अभी कौन सी चीज बची हुई? सी डबल बॉन्ड इनका हाइड्रोलिसिस ना, वो भी अपन देखते हैं, ठीक है, और दूसरे क्वेश्चंस और देखते हैं।